दोस्तों 2.4 ट्रिलियन रुपीज, ये नंबर देखकर कंफ्यूज मत होइए। ये किसी देश की जीडीपी नहीं बल्कि यह वह पैसा है जो कई भारतीय बिजनेसमैन ने बड़े बड़े भारतीय बैंकों से कर्ज के रूप में लिया था और अब ये सभी बड़े बिजनेसमैन डिफॉल्ट कर चुके हैं। यानी या तो वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है या फिर देना नहीं चाहते। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट तो ये कहती है कि पूरे भारत के टॉप 50 विलफुल लोन डिफॉल्टर्स जो भारत के बड़े बड़े बैंकों का लोन देने से इनकार कर चुके हैं या फिर वो देश छोड़कर भाग चुके हैं, इन सब लोगों द्वारा बैंक से लोन के नाम पर लूटे गए अमाउंट का टोटल किया जाए तो ये करीब 12 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अगर आपको अभी भी आंकड़ों की गंभीरता समझ नहीं आ रही है तो आपको बता दूं कि इस समय हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में भी केवल 6 बिलियन यूएस डॉलर ही है और पाकिस्तान केवल 3 से 4 बिलियन यूएस डॉलर के लोन के लिए महीनों से अमेरिका और आईएमएफ के चक्कर लगा रहा है। अब शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन देशों को लूटने वाले लुटेरों ने बैंक से कितना ज्यादा कर्ज लिया हुआ है और इनमें से कोई भी इस पैसे को लोन को वापस देने के लिए तैयार नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भाई शायद इनके पास पैसे नहीं है इसलिए ये बैंक को वापस पैसा नहीं दे रहे हैं। तो भाई आपको इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के ये 50 विलफुल लोन डिफॉल्टर्स जो लाखों करोड़ रुपए बैंक से लेकर बैठे हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी है। बाकायदा ये आज भी लंदन और अमेरिका जैसे देशों में अपने कई 100 करोड़ के महंगे बंगले और गाड़ियों में घूमते हुए देखने को मिल जाते हैं। और ये कंफर्टेबल लाइफ इन भगोड़े लोगों को हमारे ही पैसों से मिल रही है, क्योंकि ये वही बैंक के पैसे लेकर भागे हैं जो भारत के गरीब और मिडिल क्लास लोगों ने जिंदगी भर के खून पसीने की कमाई से जोड़कर उन बड़े बड़े बैंकों में जमा किया था ताकि वह पैसा वहां पर सेफ रहे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जहां कोई मिडिल क्लास आदमी या फिर गरीब किसान बैंक के कुछ लाख रुपए ना चुकाने पर भी उसे आत्महत्या करने तक मजबूर कर दिया जाता है, ऐसे में आखिर ये लोग बैंक से अरबों रुपए तक का घोटाला करके कैसे बच जाते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको भारत के कुछ सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही आपको यह भी जानने को मिलेगा कि जहां एक गरीब आदमी अपना कुछ लाख रुपए का लोन जब नहीं भर पाता है तो उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। वहीं इन बड़े बड़े बिजनेसमैन का अरबों रुपए का लोन सरकार और बैंक लिख कर ही भूल जाते हैं, या फिर कहूं कि इनका लोन माफ कर दिया जाता है, जिसे बैंकिंग भाषा में राइट ऑफ कहा जाता है। दोस्तों 19 मार्च 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की गई एक आरटीआई में आरबीआई से पूछा गया कि अभी तक बैंक कितने लोन अमाउंट को राइट ऑफ कर चुके हैं। तो इसके जवाब में 24 अप्रैल 2020 को आरबीआई ने कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें लिखा गया कि भारत के सभी छोटे बड़े बैंकों में अभी तक करीब 68,000 करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया गया है। इनमें सबसे बड़े विलिंग डिफॉल्टर ऐसे बिजनेसमैन थे जो एक समय पर भारत के बड़े लोगों में गिने जाते थे, जैसे आरईआई एग्रो लिमिटेड जो एक समय पर भारत की बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन उसने बैंकों से 6,000 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है और इस पूरे लोन को आज तक चुकाया नहीं गया है। इसलिए इस लोन को बैंक ने एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया था और अब इस लोन को बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया है। इसके अलावा विजय माल्या को कौन नहीं जानता है। विजय माल्या ने करीब 2,000 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है और ये पैसा भी बैंक में एनपीए लिस्ट में शामिल किया हुआ है और अब बैंकों ने इस पैसे को भी राइट ऑफ कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मेहुल चोकसी का है। मेहुल चोकसी ने भारत के अलग अलग बैंकों से करीब 8,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसके बाद वो इस पैसे को लेकर एंटीगुआ देश भाग गए। ज्यादातर लोगों ने तो आज से पहले इस देश का नाम भी नहीं सुना होगा। बस आप इतना जान लीजिए कि यह देश अटलांटिक ओशन के छोटे से टापू पर बसा है, जो अमीर भगोड़े लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मेहुल चोकसी ने अपने पैसों से यहाँ की नागरिकता भी खरीदी हुई है और अब वो यहाँ आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, वो भी भारत सरकार और भारतीय बैंकों की पहुंच से दूर। एबीजी शिपयार्ड इंटरनेशनल, जिसने भारत के कई बड़े बड़े बैंकों से 3700 करोड़ रुपए का लोन लिया और फिर उसे देने में नाकामयाब रही, और इसके अलावा रोस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड ने भी पिछले कुछ सालों में बैंकों से करीब 3300 करोड़ रुपए लिए, लेकिन ये पैसा भी वापस नहीं आया और इससे भी बाद में बैंकों को एनपीए घोषित करना पड़ा। पर इस कंपनी की कहानी इतने पर ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि बाद में सीबीआई जांच में यह जानने को मिला कि ये कंपनी 2022 तक भारत के अलग अलग 28 बैंकों से करीब 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुकी है, जिसके बारे में सबसे पहले सीबीआई को एसबीआई बैंक द्वारा की गई रिपोर्ट से पता चला। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला भी कहा गया। जिसके बाद इस धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड इंटरनेशनल अध्यक्ष हरि ऋषि, कमलेश अग्रवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार शिव कुमार को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद नंबर आता है एरा इंफ्रा कंपनी का, जिसके फाउंडर्स ने भारतीय बैंकों को करीब 6,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। वैसे कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि इस कंपनी के मालिक ने करीब 16,000 करोड़ का बैंकिंग घोटाला किया है, जिस पर अभी भी जांच चल रही है। मतलब देख रहे हैं ना, जिस 1000 करोड़ के नंबर को हमें बोलने में भी दिक्कत हो रही है और हम में से कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इसमें कितने जीरो है। वह
पैसा ये लोग लूट कर दूसरे देशों में कितनी आसानी से ले जा रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि इतना पैसा ये आखिर दूसरे देशों के बैंकों में किस तरह भेजते हैं और आखिर देश की सरकारों और बैंक का ध्यान इनके भागने से पहले इन पर क्यों नहीं जाता। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आईसीआईसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे इन बैंकों को ये बड़ी बड़ी कंपनियां लूटती है। ये भारत के वो बड़े बड़े बैंक है जिनकी लोन पॉलिसी मिडिल क्लास आदमी को कुछ लाख का लोन देने के लिए भी एलिजिबल नहीं मानती है और एक छोटे से लोन के लिए भी उसे कई तरह की सिक्योरिटीज मांगी जाती है, अलग अलग तरह के पेपर्स मांगे जाते हैं और महीनों तक मिडिल क्लास आदमी को एक छोटे से लोन के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं और कई बार तो कमीशन भी देना पड़ता है। हम सब बैंकों की इस कंडीशन से वाकिफ है, पर पता नहीं जब बात अमीर लोगों की आती है तो इन बैंकों को क्या हो जाता है और ये कुछ दिन या फिर कहूं कि कुछ घंटों में ही 1000 करोड़ का लोन इन बड़े आदमियों की कर्ज में डूबी कंपनियों के लिए सैंक्शन करने को तैयार हो जाते हैं, जबकि बैंक और उस कंपनी को चलाने वाले लोग ये जानते हैं कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, फिर भी ये सब चल रहा है। आप वैसे तो समझ ही गए होंगे कि इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है और वो है करप्शन, अगर देसी भाषा में कहूं तो घूसखोरी, जिसके सबूत हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं। अभी कुछ समय पहले आईसीआईसी बैंक की सीईओ चंद्रा कोचर को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने वीडियोकॉन कंपनी को इलीगल तरीके से 3000 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया था। इस लोन को 2012 में वीडियोकॉन कंपनी को बिना कंपनी के पेपर्स चेक किए दिया गया था और अगर चेक भी करते तो उस कंपनी में लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इससे पहले भी कई बैंक उन्हें इस लोन को देने से मना कर चुके थे, पर आईसीआईसी बैंक की सीईओ को जब कंपनी ने कई करोड़ की रिश्वत दी तो वह काफी आसानी से मान गई और उन्होंने बिना सोचे समझे गरीब लोगों का जमा हजारों करोड़ रुपए का पैसा इन डूबती कंपनियों को लोन के रूप में दे दिया। और फिर वही हुआ जिसकी कहानी मैं इतनी देर से आपको सुना रहा हूं। ये कंपनी भी दिवालिया हो गई और ये पैसे भी डिफॉल्ट हुआ। कहने का मतलब है कि इन बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए बैंक अपनी सारी पॉलिसी बदल देता है और इसलिए हमें बड़े बड़े बैंकिंग घोटाले देखने को भी मिलते हैं, जिसमें इन सभी बिजनेसमैन से ज्यादा बैंकों की गलती होती है क्योंकि कंपनी को लोन दिए जाने से पहले बैंक वाले ये देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि क्या वह कंपनी पैसा वापस लौटा भी पाएगी। और पिछले कई सालों से ये बैंकिंग फ्रॉड काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया टुडे की आरटीआई का जवाब देते हुए कुछ समय पहले आरबीआई ने बताया कि पिछले साल बैंकिंग फ्रॉड की 23,000 से ज्यादा मामले आए थे, जिनमें करीब 1,38,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यानी ये वो पैसा है जो बैंकों ने लोन के रूप में कंपनियों को या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन को उधार दिया, लेकिन बाद में ये पैसा वापस नहीं आ पाया, जिसके बाद बैंकों को इतनी बड़ी रकम को भी राइट ऑफ करके अपने अमाउंट से हटाना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये राइट ऑफ है क्या। तो पहले तो आपको समझना होगा कि आखिर जो बैंकों ने इतनी बड़ी रकम राइट ऑफ की है, इसका मतलब क्या राइट ऑफ करने का मतलब बैंकों ने भारतीय जनता के अरबों रुपए देकर ये सब कुछ क्लोज किया है। इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि आखिर बैंकिंग भाषा में राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब बैंक किसी को लोन देता है और अगर वो कंपनी या बिजनेसमैन उस लोन को वापस नहीं कर पा रहा है तो ऐसे लोन को बैंक एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देता है। इसे दोस्तों एक उदाहरण के जरिए समझ लीजिए कि हमने बैंक से किसी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए लिए है, पर बिजनेस ना चलने या फिर एक बड़ा नुकसान होने के कारण हम अपने बैंक की हर महीने की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। तो जब बैंक समझ जाती है कि अब उसका लोन वापस उसे नहीं मिलने वाला है तो ऐसे पैसे को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है और जिस पर्सन को वह लोन दिया गया है बैंक उसे डिफॉल्टर घोषित कर देती है। और डिफॉल्टर भी दो तरह के होते हैं जिन्हें बैंकों ने दो अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे विलिंग डिफॉल्टर और जेन्युइन डिफॉल्टर। जिनमें जेन्युइन डिफॉल्टर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सच में उससे पैसे देने का कोई तरीका नहीं होता है, यानी वे फाइनेंशियली इतने काबिल भी नहीं होते हैं कि बैंक के पैसे को वापस कर सके। इस स्थिति में बैंक अपना पैसा निकालने के लिए लोगों की संपत्ति को जब्त कर लेता है, उसमें आपका घर या मकान कुछ भी हो सकता है। पर जब हम इन बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों की बात कर रहे होते हैं जिनके पास वैसे तो हजारों करोड़ की संपत्ति है लेकिन वह बैंक के पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, ऐसे में इन लोगों को बैंक विलिंग डिफॉल्टर कहती है। यानी अगर ये चाहे तो बैंकों का सारा पैसा वापस कर सकते हैं, पर अपनी चालाकी के कारण किसी तरह बैंकों को पैसा वापस लौटाने से बच जाते हैं, जिसके लिए या तो वह किसी दूसरे देशों में भाग जाते हैं या फिर भारत के कमजोर कानूनों के कारण भारत में ही रहकर सालों तक कोर्ट में केस लड़ते रहते हैं, पर उन्हें सजा नहीं दी जाती। महंगे वकील खरीद लेते हैं जिसके जरिए वो केस लड़ते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इनसे हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम पर इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि जो पैसा ये बड़े बड़े कारोबारी लेकर भागते हैं वह पैसा बाद में किसी न किसी तरह हम ही लोगों से वसूला जाता है, चाहे उसमें बैंक के अलग अलग चार्ज हो, लोन पर अचानक बढ़ा दिए गए इंटरेस्ट हो या फिर बैंक का खुद डिफॉल्टर हो जाना या फिर बैंक की मतलब कहे तो दिवालिया हो जाती है और हमारा पैसा डूब जाता है। आपने कई बार सुना होगा जहां बैंक खुद ही फेल हो जाते हैं, बैंकों के पास अपने कस्टमर्स तक को पैसा देने के लिए नहीं होता है जो आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से जोड़कर बैंक में जमा किया था। तो आप सोचते होंगे कि आखिर उस पैसे का हुआ क्या। तो आपको बता दूं कि आपका वही पैसा ये बड़े बड़े बिजनेसमैन काफी आसानी से गलत पेपर दिखाकर लोन के रूप में ले लेते हैं और अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा देते हैं, जहां
जहाँ कोई गारंटी नहीं है कि उसका कोई फायदा भी मिलेगा। और ज्यादातर वही होता है जिसको आप समझ पा रहे होंगे। ज्यादातर बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं और हम सब के पैसे डूब जाते हैं, और फिर भी हमें उन पैसों का हर्जाना भरना पड़ता है। और जो बैंक हमारे पैसे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेते हैं, वही अपने हाथ खड़े करके सरकार और देश की जनता के सामने अपने आप को डिफॉल्ट मान लेते हैं। यानी अब उन्हें या तो आपको आपका पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आपको अपने जीवन भर की जमा पूंजी के बदले एक बहुत ही छोटी रकम दे दी जाती है, और उसके बाद आप अपना पैसा भूल ही जाइए। मुझे पता है ये चीजें डराने वाली है, लेकिन क्या करें, यही सच्चाई है दोस्तों। वैसे आने वाले कुछ सालों में अभी इस तरह से बैंकों के डिफॉल्ट होने में कमी आई है, लेकिन आज भी बैंकों ने इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसा देने में कोई कमी नहीं की है। नीरव मोदी हो या फिर विजय माल्या, हर साल भारत में कोई ना कोई बड़ा बैंकिंग घोटाला होता ही रहता है, जहां ये अमीर बिजनेसमैन भारत के लूटे हुए पैसों को विदेशों में ले जाते हैं और वहां उसी पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी काटते हुए दूसरे देश में रहकर महंगे वकीलों को हायर करते हैं और भारत के खिलाफ केस लड़ते हैं, ताकि उन्हें भारत ना जाना पड़े। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो भारत आ जाएंगे तो उनसे ये पैसा वसूल कर लिया जाएगा, और हो सकता है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े। इसलिए ये सभी दुनिया के ऐसे देश में जाकर बसे हुए हैं जहां के कानून ऐसे भगोड़े अमीर लोगों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं, और ऐसे देशों से इन भगोड़े लोगों को भारत ला पाना काफी मुश्किल होता है। ज्यादातर इनकी पसंद इंग्लैंड होता है, क्योंकि वहां खुले घूमते हैं, पर भारत सरकार इन्हें छू भी नहीं सकती। वैसे कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारतीय सरकार इन लोगों को भारत वापस लाने पर काफी जोर दे रही है, और ये काफी हद तक कामयाब भी होता हुआ दिख रहा है। पर वह तो ये समय ही बताएगा कि भारत सरकार कितने लोगों को भारत वापस ला पाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि इनसे कितना बैंक का पैसा वापस वसूल किया जाएगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आप किस तरह की विश्लेषण वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से वो भी बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।